आजकल टर्की बहुत चर्चा में है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा देखते हैं टर्की के बारे में। तो हम लोग इसमें टर्की के ज्योग्राफी एंड टर्की के इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टर्की का इकोनॉमी किस तरह का है। और उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे जो भाई कौन सी रिवर है, क्या माउंटेन है, फिर उसके बाद कौन सा उसके सी है, कौन सा स्ट्रेट है, इस सब के बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, तो टर्की के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी से पहले हम थोड़ा इकोनॉमी देख लेते हैं टर्की के बारे में। देखिए, यदि इकोनॉमी देखोगे आप टर्की का, तो टर्की की जो जीडीपी है लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। मतलब 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, मतलब ठीक ठाक इकॉनमी है। वर्ल्ड में इसका देखेंगे तो सातवां या आठवां पोजीशन आता है इन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक, यूरोप में भी इसका अच्छा पोजीशन आता है, ठीक, इकॉनमी में। अब देखिए, यदि इसका आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, पीसीआई भी देखेंगे, तो वो भी लगभग 12 से लेकर 15,000 डॉलर में आता है। ठीक, यदि इसका एच भी देखेंगे तो एच भी इसका मिडल में आता है। ठीक, मतलब 0.7 के लगभग में इसका एच मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी ठीक ठाक है टर्की का, समझ गए। उसके बाद आप मतलब डेटा देखेंगे तो इकोनॉमी में यदि इसका देखेंगे जो किस किस सेक्टर का रोल है रोल किस किस सेक्टर का है, तो इसके इकोनॉमी में आप जाओगे तो लगभग इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या जो सेकेंडरी सेक्टर सेक्टर कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका रोल है इसका लगभग 20-22%। 22% इसका सेकेंडरी सेक्टर का रोल है। यदि देखेंगे आपका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर का यदि रोल देखेंगे तो ये 6.5%, 6 से 7%, 7-8% है, मतलब एग्रीकल्चर है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ये बहुत ज़्यादा जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये रूरल टर्की जितना भी है तो वो इसी पे डिपेंडेंट है। देखिए, मेन जो इसका है सर्विस सेक्टर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब 57-57% 60% मान के चलिए कि इसमें सर्विस सेक्टर का रोल है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22 से लेकर 28%, तो आप यही मान के चलिए 30% मैन्युफैक्चरिंग और 60% सर्विस सेक्टर, और ये प्राइमरी सेक्टर 6 से 7% टर्की का इकॉनमी है। यदि मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे तो जो टर्की में है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मान लीजिए कार हो गया, कार इंजन हो गया, इस सब में काम करता है। फिर डिफेंस इक्विपमेंट में भी काम करता है। ठीक, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी काम करता है, और ये मेन इसका है। उसके बाद यदि सर्विस सेक्टर में देखोगे तो इसके टूरिज्म जो है वो आपको लगभग 12 से 15% टूरिज्म। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि टूरिज्म यदि देखेंगे तो टूरिज्म जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल टूरिज्म और दूसरा होता है एक्सटर्नल टूरिज्म, जो बाहर से आता है। यदि किसी कंट्री का जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन किसी से मतलब डिफर हो जाता है या डिस्प्यूटेड हो जाता है, तो उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। एक तो एक्सपोर्ट पे पड़ता है, दूसरा उसका मतलब टूरिज्म पे पड़ता है। जैसे इंडिया के साथ जो टर्की ने इस तरह से अभी किया है, बेवकूफ़ी जो टर्की की है, वो उससे उसके टूरिज्म पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए। तो यदि इंडिया यदि इसके टूरिज्म मतलब टूरिस्ट वहाँ जाना बंद कर दे तो इसके टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि 12% इसका सर्विस सेक्टर में टूरिज्म का रोल है। उसके बाद फाइनेंस का रोल है, फाइनेंस का रोल है। तो यही मेन इसका इकॉनमी है, समझ गए, टर्की का 1.2 ट्रिलियन का इकॉनमी है। यदि इसका आप देखेंगे यदि इसका आप फॉरेन रिजर्व देखेंगे तो फॉरेन रिजर्व इसका है लगभग 35-40 बिलियन डॉलर, 35-40 बिलियन डॉलर का इसका फॉरेन रिजर्व है टर्की का। हाँ, तो ठीक ठाक है, इकॉनमी ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह का इसका है मतलब एटीट्यूड, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं टर्की के ज्योग्राफी और रिलेटेड थिंग जो भी है वो देखने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। ठीक, तो देखिए, हाँ, यदि आप ज्योग्राफी में देखेंगे टर्की का, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये इस टर्की के सबसे ऊपर में क्या हो गया, ये ब्लैक सी है। ठीक, ये ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, भूमध्य सागर हो गया। ठीक, इसके बाउंड्री यदि आप देखोगे तो इधर हो गया सीरिया हो गया,
ये इराक हो गया। जो कुर्दिश, कुर्दिश का नाम सुनते होंगे, तो कुर्दिश इसी रीजन में रहता है, कुर्द यही रीजन में कुर्द रहता है, ठीक। इधर आप देखेंगे तो ये अर्मेनिया हो गया, ये अर्मेनिया, ये जॉर्जिया हो गया, ठीक। उसके बाद इधर क्या हो गया, ईरान हो गया। तो टर्की का बॉर्डर सीरिया से, इराक से, ईरान से, अर्मेनिया से और जॉर्जिया से इधर टच करता है। फिर आप यूरोप के पार्ट में आ जाओ तो ये हो गया सी ऑफ मरमरा, इसको बोलते हैं, सी ऑफ मरमरा बोला जाता है। ये हो गया एजेंसी, इधर वाला पार्ट एजेंसी, ये हो गया सी ऑफ मरमरा, और इसे बोला जाता है ब्लैक सी। इधर आ जाएंगे तो ये हो गया आपका बुल्गारिया हो गया, ये ग्रीस हो गया, ठीक। तो टर्की का जो इस्तांबुल है वो इसी जगह पे है, यूरोपियन वाला पार्ट में। जो पूरे टर्की देखोगे तो टर्की के लगभग 3% जो उसका पार्ट ज्योग्राफी है वो यूरोप के अंदर है, और बाकी जो है वो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट की तरफ। ये पूरा हो गया आपका मिडिल ईस्ट की तरफ है टर्की का, ठीक। देखो ये जो है इसका बीच वाला पार्ट, इसको बोला जाता है आपको, इसको बोला जाता है अनातोलिया का प्लेटू, ये अनातोलिया का प्लेटू है, ठीक। ये बीच वाला पार्ट। और टर्की को आप देखोगे तो ये जो टेक्टोनिक, अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, 1 साल 1-2 साल पहले देखे होंगे, तो ज़बरदस्त यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। तो टर्की का जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है वो मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है, क्योंकि ये जो प्लेट है ना ऊपर वाला, ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पे ये हो गया अरेबियन प्लेट का पार्ट है। तो ये दोनों प्लेट जब सामने से टकराता है, ठीक, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो ये प्लेट यूरेशियन प्लेट हो गया इधर से, और ये हो गया अरेबियन प्लेट, ठीक। तो अरेबियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे है, ठीक, और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर है, ये नीचे की तरफ जाता है ये। तो इससे क्या होता है, एक लॉक बनता है, लॉक बन जाता है, और यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जाएगा। जैसे देखो आप स्प्रिंग को यदि दबाओगे, बहुत ज़्यादा दबाओगे दबाओगे, तो एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना उसमें स्टोर होता है, फिर आप छोड़ोगे तो कितना मतलब तेज़ी से वो निकलेगा, फोर्स उससे निकलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कंप्रेस होता है, नीचे जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता जाता है, और फिर जब यहाँ पे कोई मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस आएगा, जब ये रिलीज होगा एनर्जी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन आएगा। तो ऐसे ही मतलब टर्की में हुआ था, तो बहुत सारे लोग मरे थे, ठीक। अब देखिए टर्की का ये आप देखोगे तो ये देखिए ब्लैक सी रीजन हो गया, ये ऊपर वाला जो आपको बताया से, इसको बोला जाता है ईस्टर्न साइड वाले को ईस्टर्न अनातोलिया, ठीक। इसको सेंट्रल एनाटोलिया, ठीक। ये हो गया आपका एजेंसी, एजेंसी वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक। ये हो गया मरमरा सी ऑफ मरमरा, ये हो गया। और ये आपका हो गया मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, ये हो गया साउदर्न एनातोलिया। तो यही आपका टर्की का ज्योग्राफिकल पोजीशंस है। अब देखते हैं, अब यदि हम अब यदि देखेंगे इसके देखिए हम इकोनॉमिक डेटा पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक डाटा पे बात कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका। देखिए जो 75 इन्फ्लेशन जो है टर्की के अंदर 75%, 75% इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन मतलब समझ गए कि मतलब पिछले साल मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का 100 रुपया दाम था, तो 75 रुपया और बढ़ गया, नेक्स्ट ईयर हो गया 175 रुपया, ठीक। मार्च 2025 में थोड़ा सा 38% कम हुआ है इसका इन्फ्लेशन। मतलब इसका मतलब इकोनॉमिक जो है उसका कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, देखने में उसका 1.2 ट्रिलियन लग रहा है, लेकिन कोई उतनी स्ट्रांग दिख नहीं रहा। इंटरेस्ट रेट देखोगे तो वो छोड़ो, उसको देखने की क्या ज़रूरत है। जो टर्किश करेंसी है उसको टर्किश लीरा बोला जाता है, ठीक। फिजिकल डेफिसिट 5% है, मतलब फिजिकल डेफिसिट 5-6% है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी है उसका। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या हो गया, जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक। गुड्स एंड सर्विसेज, वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। एग्रीकल्चर को देखो तो 6.5% जीडीपी में रोल है। मेजर क्रॉप इसका क्या हो गया, वीट, बार्ली, कॉटन, हैजलनट्स, ओलिव्स एंड टी। वल्नरेबल टू ड्राउट एंड क्लाइमेट इवेंट्स, सूखा वूखा आता रहता है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट एंड लेबर शॉर्टेज, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है वहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक। इंडस्ट्री 28% जीडीपी में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गया, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल हो गया, मशीनरी उसका है, ठीक। डिफेंस एरोस्पेस है, देखें ना, बरक्या ड्रोन, टैंक, रॉकेट्स जो भेजा था पाकिस्तान को, ठीक। कंस्ट्रक्शन स्लोइंग ड्यू टू द क्रेडिट क्रंच एंड अर्बन सेचुरेशन, अभी फिजिकल डेफिसिट उतना 6% के लगभग में है। उसके बाद इन्फ्लेशन है, तो इकॉनमी ठीक है। सर्विस सेक्टर का 58% ऑफ जीडीपी है सर्विस सेक्टर का रोल,
टूरिज्म ओवर द 50 मिलियन विजिटर इन 2024 में था। रिटेल एंड रियल एस्टेट एंड लॉजिस्टिक, ये सर्विस सेक्टर में, फाइनेंस में भी हिट बाय करेंसी इनस्टेबिलिटी एंड क्रेडिट टाइटनिंग। यदि इन्फ्लेशन उसमें 75-76% रहेगा तो फाइनेंस सेक्टर में कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि करेंसी स्टेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली कि एफडीआई आएगा नहीं उसमें, एफपीआई भी आने के लिए वहाँ पे कतराएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशंस अभी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब उसे यूरोप उसको बेल वेल दे के निकाल दे तो निकाल दे। स्ट्रक्चर चैलेंजेस क्या है? परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है, हाई एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, फॉरेन कैपिटल, लो एफडीआई इनफ्लो देख रही है। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? अर्दोगान एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द सेंट्रल बैंक, रिड्यूस द मार्केट ट्रस्ट, अपकमिंग पॉलिसी शिफ्ट। अर्दगान जो है वो अपने मुस्लिम लीडर का अपना बोलता है कि मैं सबका मालिक मैं ही हूँ, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इकोनॉमिक के बढ़िया पोजीशन उसका नहीं। एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, ये जियोपॉलिटिकल ट्रेड छोड़िए। हाँ, ज्योग्राफिकल आप देख लेते हैं। देखिए, टर्किया एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। देख लिए बास्फोरस स्ट्रेट के बारे में। बास्फोरस स्ट्रेट, ये देखिए बास्फोरस स्ट्रेट। आपको मैं 1 मिनट दिखाने कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये हो गया बास्फोरस स्ट्रेट, समझ गए? इसको बोला जाता है डेंड्रियल स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक। डेंड्रियल स्ट्रेट दो है यहाँ पे, एक आ गया, एक हो गया बास्फोरस स्ट्रेट, जब ये ब्लैक सी को और एजेंस ये सी ऑफ मरमरा में जोड़ता है, ठीक। और दूसरा हो गया जब सी ऑफ मरमरा को एजेंसी में जोड़ता है, ठीक। एक को बोला जाता है बास्फोरस, दूसरे को बोला जाता है डेंड्रियल स्ट्रेट, ठीक। तो अब मैं उसमें आपको बताऊंगा बढ़िया से। आप देखिए, ये जो रीजन है ब्लैक, ये रसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रसिया को देखोगे तो रसिया का इधर से अभी जो उसका नेवल मूवमेंट होता है वो इस रास्ते से होता है, तो टर्की रसिया के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आप देखोगे तो टर्की को बहुत बार रशिया पीट चुका है, ठीक है। बहुत सारे उसके साथ ट्रीटी व्रीटी हो चुका है, बहुत सारे एरिया को कंट्रोल, ये जॉर्जिया वॉर्जिया अर्मेनिया जो भी है वो रशिया ने ही इससे छीना था, समझ गए। बाद में ये सब अभी नया कंट्री बना है जबकि वो टूटा है यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे थे। अब देखिए, जस्ट 1 मिनट आप वेट कीजिए। हाँ, तो ब्रिज बिटवीन द यूरोप एंड एशिया, बास्फोरस स्ट्रेट देखिए। ओनली 3% टर्की लाइज इन द यूरोप, यूरोप में 3%, 97% एशिया में। अनातोलिया का जो प्लेटू आपको दिखाया जिसमें सेंट्रल अनातोलिया, ईस्टर्न अनातोलिया, वेस्टर्न एजेंसी वाला जो पार्ट है, या नीचे जो मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है, वो सब एशिया के अंदर लाइक करता है। द कंट्री कंट्रोल द मेजर मेरीटाइम रूट थ्रू द टर्किश स्ट्रेट, बास्फोरस, सी ऑफ मरमरा एंड डर्डेनल्स, वाइटल फॉर द ट्रेड एंड मिलिट्री नेविगेशन बिटवीन द ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। तो ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ईस्टर्न यूरोप वाले रीजन के लिए और रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। टर्किया लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 टेक्टोनिक प्लेट, एनातोलिया, अरेबियन एंड यूरेशियन। ये यूरोशियन और दिखाए थे आपको मैंने प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट है। यूरोशियन हो गया ऊपर का और अरेबियन हो गया नीचे का। अनातोलिया ये छोटा सा प्लेट उधर वहाँ पे जो स्टे वहीं पे है वो, मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म आप देखते हैं, देखिए पॉन्टिक माउंटेन्स जो है रन पैरेलल टू द ब्लैक सी, ब्लैक सी देखे थे ऊपर में, ठीक। ये हो गया आपका ये आई एम जस्ट, ये देखिए ये हो गया आपका टर्की, ये हो गया ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, तो पॉन्टिंग रेंज यहीं पे है, समझ गए। उसके बाद देखिए Taurus माउंटेन साउदर्न रेंज रनिंग पैरेलल टू द मेडिटेरेनियन कोस्ट, इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर एंड क्लाइमेटिक बैरियर्स। ये देखिए टॉरस जो है ये मेडिटेरेनियन वाला है, इस पार्ट में टॉरस है, ठीक। ये हो गया एजेंसी वाला पार्ट, ये एजेंसी वाला पार्ट है। यहाँ पे ग्रीस है, ठीक, ग्रीस टच करता है बाउंड्री। ये आपका यही हो गया मरमरा सी हो गया, यही हो गया बास्फोरस हो गया, और डेरेंडल्स हो गया, ठीक है, डेरेंडल्स। ये बास्फोर ये बास्फोरस हो गया। यहाँ पे इस्तांबुल है, इस्तांबुल, इस्तांबुल यहीं पे है इस्तांबुल, ठीक। और यहाँ से ये फिर बुल्गारिया, ये हो गया इधर से बुल्गारिया हो गया, इधर से ग्रीस हो गया, ये सब टच करता है टर्की का बॉर्डर। इकोनॉमी देख ही लिए, अभी हम ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं। अब देखिए पॉन्टिंग हो गया, टॉरस हो गया, जाग्रोस एंड अर्मेनियन हाईलैंड ईस्ट टर्किया इंक्लूड द माउंट अरारत, टर्किया हाईएस्ट पॉइंट, ए डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड बिलीव्ड टू बी द राइजिंग प्लेस ऑफ द, एक माउंट अरारत है टर्किया का सबसे ऊंचा वाला माउंटेन है। ये आपका
ये जाग्रोस एंड अर्मेनियन, ये ईस्टर्न बाउंड्री पे लाई करता है, ठीक, समझ गए। अब सीधा से देखिए, नॉर्दर्न में पॉन्टिंग, साउदर्न में तौरुस और ईस्टर्न में जाग्रोस। प्लेटू में आएंगे तो सेंट्रल अनातोलिया प्लेटू, जो सेंट्रल अनातोलिया, इसी में उसका अंकारा जो कैपिटल है वो लाई करता है। ये डेजर्ट है, एरिड है, एरिड मतलब पानी का यहाँ पे सप्लाई नहीं है, मतलब बारिश वारिश कम होता है। एरिड सेमी डेजर्ट रीजन, एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन इरीगेशन ड्यू टू लो रेनफॉल, यहाँ पे सिंचाई से खेती होता है। अर्जुरमान कार्स प्लेटू, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट विथ वॉल्केनिक एंड ग्लेशियर हिस्ट्री। ईस्टर्न पार्ट में है, कौन सा है, अर्जुरमन, अर्जुरुम कार्स प्लेटू, छोड़िए इसमें कि वैली एंड बेसी, फर्टाइल वैली अराउंड द मेजर रिवर गेडिज बुइक मियांडर्स एंड सकारिया, ये सब वैली है, तो चलने दीजिए, ये नाम क्या देखेंगे। कोनिया बेसिन इज एन इनलैंड बेसिन दैट इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव बट प्रोन, छोड़िए कहने की जरूरत नहीं है। ब्लैक सी, वाटर बॉडी में देखेंगे ब्लैक सी, मरमरा सी, एजेंस सी एंड मेडिटेरियन सी, वो देख ही लिए हैं। बास्फोरस स्टेट, ये क्या है, 30 किलोमीटर लॉन्ग, सेपरेट द इस्तांबुल यूरोप एंड एशियन, देख लिए वो बास्फोरस स्टेट ने इसको सेपरेट किया, ठीक। अब देखिए लेक देखेंगे, लोग लेक दो है, एक ये इंपॉर्टेंट है, लेक वन लार्जेस्ट लेक सलाइन एंड इंडो इंडोरेहिक नो आउटलेट, सलाइन लेक है मतलब नमकीन होता है वहाँ पे। लेक तुज सेकेंड लार्जेस्ट, दो लेक है यहाँ पे। रिवर देखेंगे तो ये इफ्रोथस टिग्रिस, दो रिवर है जो पूरे सीरिया और इराक तक जाता है, और इधर गल्फ में जाके जो मर्ज होता है, गल्फ में ये गिरता है, गल्फ में जिसको सी ऑफ अदन, उसमें जाके गिरता है। तो ये दोनों रिवर है, ठीक है, सीरिया इराक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, साउदर्न अनातोलिया प्लेटू से निकलता है। अब छोड़िए ये मेडिटेरियन क्लाइमेट, इसमें मेडिटेरियन देखेंगे क्योंकि मेडिटेरियन सी में है। ओशियनिक क्लाइमेट, कोस्टल एजेंट्स एंड मेडिटेरियन एरिया, जो कोस्टल जो इसका वेस्टर्न पार्ट है उसमें मेडिटेरियन क्लाइमेट रहता है, ये इस वाले पार्ट में मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जाड़े में वर्षा होता है, मतलब ठंड के मौसम में बारिश होती है यहाँ पे, ठीक, गर्मी में बारिश नहीं होती। ये वाला क्लाइमेट है जो इसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोलते हैं, इसमें गर्मी में गर्मी होगा, ठंडा में ठंडा होगा, ठीक, क्योंकि ये सी का इफेक्ट नहीं होता है इस पर, समझ गए। ओशियनिक क्लाइमेट देखोगे, oceanic climate along the Black Sea coast, high precipitation, mild temperate year round, lush the forest, sea, tea and hazelnuts are key। यहाँ पे ओशियनिक क्लाइमेट होता है, इस वाले पार्ट में ओशियनिक क्लाइमेट है, क्योंकि ये देखोगे ना, क्योंकि एशिया इधर रसिया से जो भी आएगा ठंडे वाला हवा यहाँ पे, तो इस पार्ट में ओशियनिक क्लाइमेट पाया जाएगा। और दूसरा ये ब्लैक सी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी मान लीजिए कि मतलब इवेपोरेशन हुआ तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे माउंटेन है तो अभी एलिवेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये क्लाइमेट पाया जाता है, समझ गए। ज्योग्राफिकल रीजन, मरमरा रीजन हो गया, देख ही लिए मरमरा रीजन, एजेंस रीजन हो गया, मेडिटेरियन रीजन हो गया, सेंट्रल एनातोलिया रीजन हो गया, और ईस्टर्न एनातोलिया रीजन हो गया। साउदर्न एनातोलिया रीजन, इसमें क्या क्या, और ब्लैक सी रीजन, समझ गए। नेचुरल रिसोर्सेज में देखेंगे तो यहाँ पे लिग्नाइट, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सम ऑयल गैस, ये सब पाया जाता है। मिनरल्स में बोरोन हो गया, और क्रोम, कॉपर, जिंक, मार्बल हो गया। एग्रीकल्चर में ऑलिव, व्हीट, टी, हैजलनट्स, ग्रेप्स, कॉटन, यही सब यहाँ पे होता है, ठीक। स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब स्ट्रेटेजिक क्या देखेंगे, ये ऐसे ये यूरोप और एशिया के बीच में है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। रसिया के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, और एशिया के यूरोप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अजरबैजान है इसके साइड में ही पाया जा है, यहीं पे अजरबैजान है। अजरबैजान जो है वो मतलब वहाँ पे ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा है, तो यूरोप चाहता है कि भाई मैं रसिया पे डिपेंडेंट नहीं रहूँ ऑयल गैस के लिए, तो इसीलिए टर्की का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से गैस पाइपलाइन निकाल के फिर यूरोप तक ले जाएगा, तो इसीलिए इस थोड़ा सा टर्की का इंपॉर्टेंस है। नेटो में भी ले लिया, क्योंकि नेटो में इसको इसी ले लिया क्योंकि इसको मिडिल ईस्ट और एशिया के तरफ यूरोप का कंट्रोल बढ़ाना था। यूरोप यूरोप मतलब क्या होगा, यूएस प्लस वेस्ट हो गया, यूएसए प्लस यूरोपियन, दोनों मिला के वेस्ट जिसको बोलते हैं, तो इसको इधर कंट्रोल बढ़ाना था, इसीलिए इसको नेटो में ले लिया। लेकिन नेटो में इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ गए। और ये खुद भी नहीं रहना चाहता, इसका जो अर्दोगान आया है उसके बाद से ये बोलता है मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर हूँ, मुझे नेटो वेटो से क्या रहना। लेकिन फिर भी है, इसको नेटो में रहने से भी बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि नेटो का मेंबर है तो इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 में दे रखा है, एक कोई अटैक करोगे तो सब मिलके हम मारेंगे। तो ये सब चीज़ है, समझ गए। रसिया से भी इसका रिलेशन ठीक ठाक है, क्योंकि रसिया के लिए ब्लैक से इंपॉर्टेंट है, तो यही सब ठीक है। तो मे भी मैं क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।